पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग क्या कवर कर रहे थे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लॉजिक गेट्स की, है ना। तो लॉजिक गेट्स के अंदर हमने अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स देखे, जैसे बफर, इन्वर्टर, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इसके बाद एक्सॉर और एक्सनॉर। साथ ही साथ हमने ये देखा इन गेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन गेट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा नैंड और नॉर गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, यानी इन दो गेट्स की मदद से कोई भी लॉजिक गेट रियलाइज किया जा सकता है, इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें करेंगे, कुछ और एडवांस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि प्रोपगेशन डिले से रिलेटेड है। लॉजिक गेट के अंदर जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है आप सभी लोगों के लिए, वो प्रोपगेशन डिले पे बेस्ड बन सकता है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे बाकी है इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात मैं कर रहा हूं इम्प्लीकेशन लॉजिक के बारे में, या इम्प्लीकेशन लॉजिक गेट। अब इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन को देखो ऐसे शो करते हैं, ए इंप्लाइज बी। ए इंप्लाइज बी का मतलब ये है, अगर ए ट्रू हुआ तब हम लोग बात करेंगे बी की, यानी बी के बारे में डिस्कस करने से पहले ये चेक करना बहुत ही जरूरी है दैट ए मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, ये होता है ए बार प्लस बी। अब इसको दिखाओगे कैसे, देखो ए का बार लेना है तो ए पे बबल दिखा दो, और फिर बी के साथ उसका और करना है, तो इस तरह से। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इफ ए इक्वल टू 1, अगर ए 1 है तो ए बार क्या है 0, तो y किसके बराबर होगा, b के। और अगर a फॉल्स हो गया तो 0 का बार क्या होगा 1, y इक्वल टू 1। यानी b को कब देखा जाएगा आउटपुट पे, जब a की वैल्यू 1 होगी। अगर a ट्रू है then only we will check the value of b and that is called as the implication logic। जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था, नैंड गेट और नॉर गेट ऐसे गेट्स हैं जिनकी मदद से कोई भी लॉजिक गेट रियलाइज किया जा सकता है। सेम मैनर में इम्प्लीकेशन गेट को भी हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यानी इसकी मदद से भी मैं कोई भी लॉजिक गेट रियलाइज कर सकता हूं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले मैं रियलाइज करना चाहता हूं एक इन्वर्टर, ठीक है। अब देखो इन्वर्टर कैसे रियलाइज करोगे, ये है ए, यहां लगा दो 0। अब y क्या है, a बार प्लस b, यानी a बार प्लस 0, तो a बार प्लस 0 क्या हो जाएगा, a बार, ठीक है। 0 का किसी के साथ भी और करोगे तो एज इट इज सेम वेरिएबल आता है। ये चीज हमने और गेट के अंदर देखी थी। तो पहला गेट मैंने बना लिया, कौन सा गेट बना लिया, इन्वर्टर। अब हम अगला गेट बना रहे हैं और गेट, ठीक है। अगला गेट जो मैं बनाने वाला हूं दैट इज और गेट। अब देखो ये और गेट जैसा तो है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि ए का बार हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, देखो अगर ए का बार हुआ है तो एक और बार ले लो, ये ए है, यहां कर दो 0, तो मुझे पता है क्या बन गया, इन्वर्टर बन गया, ए बार आ गया। अब दोबारा से इसमें इम्प्लीकेशन गेट लगाओ, अब जरा देखो ये इन्वर्टर है, पहले वाला गेट जैसा मैंने ऊपर बताया, यहां ए बार आया, फिर से बबल लगा, बबल लगने से ए बार क्या बन जाएगा, ए, और गेट क्या कर देगा, ए प्लस बी, तो ये बन गया हमारे पास एक और गेट। तो देखो मेरे को कैसे पता कि कैसे रियलाइज करना है, मैंने सबसे पहले ये चीज नोटिस करी कि ये और गेट का ही काम कर रहा है,
बट इसके अंदर ए ना आते हुए ए का बार आ रहा है। तो अगर मैं किसी तरह से ए के बार को कैंसिल कर दूं तो मैं क्या बना सकता था, और गेट। तो मैंने वही लॉजिक से डिजाइन किया कि पहले ए पे बार ले आया, फिर बबल से बबल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तीसरा गेट हम लोग जो बनाने वाले हैं दैट इज योर नैंड गेट। अब देखो नैंड गेट के लिए समझना क्या करना पड़ेगा। नैंड गेट में y किसके बराबर होता है, ab का बार। जैसा मैंने बताया बूलियन के अंदर हम एक थ्योरम पढ़ते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, उसके अनुसार ये हो जाता है a बार प्लस b बार। अब मुझे और गेट तो दिख रहा है, देखो इसमें a बार तो आ रहा है, बट यहां से मुझे क्या चाहिए, b बार। तो अगर मैं a बार प्लस b बार बना लूं किसी तरह से तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो देखो पहले मैं क्या लेता हूं, मैं b ले लेता हूं, b बार बनाने के लिए मैंने b पे एक इन्वर्टर लगा दिया, यहां से क्या मिला मुझे, b बार। अब यहां से ले लो एक a, ये a है। अब देखो a पे बबल लग गया, a पे बबल लगने से क्या बन गया, a बार। नीचे से क्या आ रहा है, b बार। तो ये और गेट क्या करेगा, a बार प्लस b बार, जिसका मतलब ab का बार। ठीक है, ऐसे ही मैं इससे बना सकता हूं एंड गेट। एंड गेट काफी सिंपल है। एंड गेट को कैसे रियलाइज करोगे, नैंड प्लस इन्वर्टर, ऐसे बना सकता हूं ना। इन्वर्टर का डिजाइन हम जानते हैं ये है, तो ये जो आउटपुट आ रहा है y, इसको एक इन्वर्टर में पास कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा, एंड गेट। ऐसे ही चाहो तो क्या बना सकते हो, नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनाओगे, और गेट अभी बनाया हमने प्लस इन्वर्टर, ये और गेट है, और गेट में क्या लगा दो, एक इन्वर्टर लगा दो, क्या बन जाएगा, नॉर गेट। ऐसे ही जब नैंड और नॉर बना लिए इससे, और हमें ये मालूम है कि नैंड और नॉर गेट से सभी गेट बनाए जा सकते हैं, तो आगे भी कह सकते हो कि एक्सऑर और एक्सनॉर गेट भी बन सकते हैं। कौन से गेट से, इंप्लीकेशन लॉजिक गेट से। यानी सिर्फ नैंड और नॉर ही यूनिवर्सल गेट नहीं होते, ये जो इंप्लीकेशन लॉजिक है ये भी एक यूनिवर्सल गेट का ही काम करता है। यह लॉजिक क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग एक और लॉजिक गेट की बात करते हैं। अगली हम लोग बात कर रहे हैं जिसे बोलते हैं इनहिबिशन लॉजिक गेट। ठीक है, इनहिबिशन। अब इनहिबिट करने का मतलब है किसी को रोकना। अब देखो बहुत बार ऐसा जरूरी हो जाता है लॉजिक गेट के अंदर या डिजिटल सर्किट के अंदर कि किसी सिग्नल को हम आगे पास होने से रोकें। अगर किसी सिग्नल को आगे पास होने से रोकना है अंडर सर्टेन कंडीशन, तो उसे हम बोलते हैं इनहिबिशन लॉजिक गेट। यानी मैं चाहता हूं कि मेरी मर्जी हो तो ये सिग्नल आगे जाए, और मैं ना चाहूं तो ये सिग्नल आगे ना जाए, और उसी के लिए हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, इनहिबिशन लॉजिक गेट। अब देखो कैसे दिखाते हैं इनहिबिशन, ये चीज समझना। इनहिबिशन को लिखा जाता है ए बाय बी, यानी ए को इनहिबिट करने के लिए किसका यूज कर रहा हूं, बी का। अब इसको कैसे लिखते हो, y इक्वल टू ए बी बार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से बी पे मैंने बबल लगा दिया, तो y क्या मिल गया, ए बी बार मिल गया। ये बात क्लियर हुई। अब बात ये इनहिबिट कैसे कर रहा है, मैंने तो यही बोला ना कि अगर किसी सिग्नल को रोकना है आगे जाने से तो इनहिबिशन गेट का यूज होता है। अब जरा समझो, अगर मैं इसमें b को 0 रख दूं तो y क्या आएगा, तो 0 का बार क्या होगा, 1। 1 into समथिंग इज द सेम नंबर a। और अगर b को 1 कर दूं भाई, 1 का बार क्या होगा, 0। 0 into समथिंग क्या आएगा, 0। तो इस केस में इसने
ए सिग्नल को आगे जाने से इनहिबिट कर दिया, तो अगर बी को एसर्ट कर दोगे तो सिग्नल इनहिबिट हो जाएगा। एसर्ट करने का मतलब बी को अगर ऑन कर दोगे तो बी को ऑन कर देने से सिग्नल रोक लिया जाता है, और जब तक बी ऑफ है तब तक ए वाला सिग्नल हमारा आगे जाता रहेगा। अब देखो खास बात ये होती है, जैसे इम्प्लीकेशन गेट था यूनिवर्सल गेट कहलाया, ऐसे ही इनहिबिशन गेट भी एक यूनिवर्सल गेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात ये आती है यूनिवर्सल गेट कैसे है अपना, ये चीज हमें समझना है। तो इससे हम लोग अलग अलग लॉजिक गेट बनाने का ट्राई करते हैं। पहला, जैसा पिछले केस में बनाया था, इन्वर्टर। अब इन्वर्टर कैसे बनाओगे, देखो सिंपल है, ए की जगह लगा दो 1, बी की जगह लगा दो ए। तो देखो क्या होगा, 1 ए बार, 1 के साथ अगर प्रोडक्ट लोगे तो सेम आ जाएगा ए बार, बन गया इन्वर्टर। तो जैसे मैंने पिछले केस में इन्वर्टर बनाना था तो एक इनपुट को क्या किया था 0, यहाँ एक इनपुट को करना पड़ेगा 1 और ये क्या बन जाएगा इन्वर्टर। ऐसे ही अगला गेट हम कौन सा बना सकते हैं, यहाँ पे एंड गेट बनाने का ट्राई करते हैं। काम करता हूं, अब देखो ये कर तो एंड रहा है लेकिन ये ए का एंड कर रहा है बी बार से, बट अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो ए भी बनाना है, तो बी का बार हटाने के लिए एक और बार उस पर लगा दिया जाए। बी पे अगर बार पे बार चढ़ जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा, दो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या करता हूं देखो, इन्वर्टर बनाने के लिए 1 हुआ, ये मैंने लगाया बी, तो यहां पे क्या मिल जाएगा बी बार। अब देखो बी बार के आगे बबल आ गया तो बार का बार क्या हो जाएगा बी, तो ये बन गया y इक्वल टू ए, ये बन गया एंड गेट। ऐसे ही चाहते तो नैंड गेट बना सकते हो, नैंड गेट सिंपली हो जाएगा एंड गेट प्लस इन्वर्टर। तो एंड गेट में कितने लेवल का सर्किट बन रहा है, पहला लेवल और दूसरा लेवल यानी 2 लेवल का सर्किट। तो नैंड में कितने का बनेगा, 3 लेवल का बनेगा, क्योंकि इसके आगे एक इन्वर्टर भी मैं कनेक्ट करूंगा। अब इसके बाद अगला ट्राई करते हैं। अगला जैसे कि मेरे को अगर ट्राई करना है, मान लो ए बी बार है, जैसे कौन सा बना है, इसमें एक काम करते हैं, अगला ट्राई करते हैं और गेट का, या एक काम करते हैं पहले नॉर बना लेते हैं। नॉर का लॉजिक क्या होता है, ए प्लस बी का बार यानी ए बार बी बार, अगर डी मॉर्गन लॉ से जाए ए बी बार तो मिल रहा है, बस ए का बार कर लूंगा तो नॉर गेट बन जाएगा। ए का बार कैसे करोगे, इन्वर्टर से, तो देखो कैसे बना है, या 1 या ए, ये मिल गया यहाँ पे ए का बार। अब इस पे इम्प्लीकेशन सॉरी इनहिबिशन गेट लगा दो बी के साथ, तो ये बी है, बबल लग के क्या बन गया बी बार, ए बार और बी बार का एंड हो गया, तो ये बन गया ए बार बी बार यानी ए प्लस बी का बार। और ऐसे अगर लास्ट और गेट बनाना चाहते हो, एक बार नॉर गेट बन चुका है तो और गेट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इट इज नॉर प्लस इन्वर्टर। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा अपना और गेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सभी गेट बना सकते हैं, अगर आगे भी बनाना चाहो एक्सऑन और एक्सनॉर भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनहिबिशन गेट। तो इसके अंदर देखो रट के कुछ मत जाना, इनहिबिशन और इम्प्लीकेशन ये लॉजिक का फंक्शन याद रखना, ए बार प्लस बी और ए बी बार। और जब बूलियन पढ़ लोगे तो एक चीज ऑब्जर्व करना, ए बार प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए बी बार, ए बार प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा ए बी बार, यानी इम्प्लीकेशन गेट और इनहिबिशन गेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं और कुछ भी नहीं। तो ताकि अगर कभी किसी एग्जाम में इस गेट का नाम आता है, ये लॉजिक का नाम आता है, तो तुम ये जानते हो ये लॉजिक का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है,
तो ये सभी बातें हमने किसके बारे में की? हमने ये बातें की लॉजिक गेट्स के बारे में। अब देखो इस टॉपिक के अंदर एक दो छोटी छोटी चीजें और होती हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि छोटे छोटे क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूं। तो पहली बात हम लोग करने वाले हैं स्विचिंग सर्किट के बारे में, यानी लॉजिक एक्सप्रेशन को शो करना है बट स्विचेस के टर्म्स में, उसे बोलते हैं स्विचिंग सर्किट। ठीक है, और इसके अलावा लॉजिक एक्सप्रेशन को दिखाने का एक और तरीका होता है विच इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम, तो उस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग दो चीजों पे डिस्कस करेंगे, एक स्विचिंग सर्किट और एक वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि लॉजिक गेट्स के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्विचिंग सर्किट्स के बारे में। अब देखो स्विचिंग सर्किट का मतलब होता है किसी एक लॉजिक फंक्शन को स्विचेस की टर्म में शो किया जाए या उसको मल्टीपल स्विचेस के कनेक्शन की तरह दिखाया जाए। अब देखो जरा कैसे, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इस टाइप से ये हो जाता है अपना एक बल्ब। मान लो एक वोल्टेज लगी हुई है, ये वोल्टेज अगर बल्ब से जुड़ गई तो बल्ब जल जाएगा, और ये है स्विच। स्विच को मैंने नाम दे दिया ए। अब मैं डिजिटल लॉजिक के टर्म्स में बोलता हूं, अगर A1 है तो स्विच ऑन मानना है, और ऐसे ही अगर A0 है, जीरो का मतलब है स्विच इज ऑफ। अब छोटी सी बात एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं A को 1 करता हूं स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाने से वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस आ जाएगी, स्विच ऑन होने से अगर वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस आ जाएगी तो बल्ब के आगे क्या लिखूं, बल्ब ग्लोज, बल्ब जल जाएगा। और अगर A0 है तो ओपन सर्किट है, वोल्टेज बल्ब तक पहुंचेगी नहीं, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ। तो इसका मतलब है कि अगर A1 हुआ बल्ब जल जाएगा तो इसको बोल देंगे आउटपुट हाई हो गया। इसको क्या बोल दोगे, आउटपुट हाई हो गया, ट्रू हो गया, और यहां आउटपुट 0 हो गया। यानी A1 है तो आउटपुट भी 1 है, A0 है तो आउटपुट भी 0 है। तो ये किसका काम कर रहा है, बफर का। समझे? तो बफर को हम लोग और कैसे दिखा सकते हैं, एक सीरीज स्विच की मदद से दिखा सकते हैं कि अगर A हाई है तो आउटपुट भी हाई है, और A लो है तो आउटपुट भी लो है। ऐसे देखो अगला लॉजिक गेट कौन सा पड़ा था, इन्वर्टर। अब जरा ये कंस्ट्रक्शन समझना, यहां मैंने वोल्टेज लगा दी V, और ये हो गया मेरा बल्ब। अब मुझे बताओ, अगर A हाई हो गया, अगर A हाई हो गया तो स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच अगर ऑन हो गया तो ये बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया तो बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया। बल्ब ऑफ होने का मतलब है आउटपुट क्या हो गया, 0। ऐसे ही देखो अगर A0 हो गया तो स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो जाने से वोल्टेज सीधी बल्ब के अक्रॉस पहुंचेगी, ये वोल्टेज अगर बल्ब के अक्रॉस पहुंचती है तो बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। अब A1 है तो Y0 और A0 है तो Y1, यानी Y A से उल्टा चल रहा है। किसका काम कर रहा है, इन्वर्टर का, यानी Y इक्वल टू A1। अब देखो यहां से सीधा सीधा एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूं जो कि तुम्हें याद रखनी है या जो नोट डाउन भी कर सकते हो। if the switch appears in series with the bulb, if the switch appears in series with the bulb, then the variable appears
as it is, then the variable appears as it is. यानी y में a as it is आ गया, a के साथ ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट आया ना ही a पे कोई ऑपरेशन आया, तो सीरीज में लगा देने से स्विच एज इट इज वो वेरिएबल आउटपुट में दिखता है। अगला पॉइंट, if the switch is connected shunt with the bulb, if the switch is connected shunt with the bulb, then the controlling variable appears as complement, controlling variable appears as complement, ठीक है। क्योंकि अगर शंट में लगाओगे तो स्विच ऑन होने से बल्ब ऑफ होगा और स्विच ऑफ होने से बल्ब ऑन होगा, यानी क्या ले रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस सीरीज और शंट के बारे में याद रखना। अब अगला देखो जरा, अब मान लो मेरे पास दो स्विच है, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब क्या बोलोगे, अगर दोनों में से एक स्विच ऑन हो तो क्या करंट फ्लो कर सकता है? नहीं, करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज लूप पाथ की जरूरत पड़ती है, और अगर बल्ब को जलाना है या क्लोज लूप पाथ चाहिए तो दोनों ही स्विचेस का ऑन होना जरूरी है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा, if A equal to B equal to 1 then bulb glows। बल्ब एक ही कंडीशन में जल सकता है जब ए और बी दोनों ही क्या हो जाए 1, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है, देखो अगर ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी दिखाओगे इस सर्किट को, तो दोनों स्विच ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन, जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे बल्ब ऑफ रहेगा या आउटपुट क्या रहेगा 0, और दोनों ऑन हो जाने का आउटपुट क्या आएगा 1। कौन सा गेट बन गया ये, एंड गेट, क्योंकि एंड गेट की कंडीशन क्या थी, जब दोनों ही इनपुट हाई होते हैं तभी आउटपुट क्या होता है हाई। क्लियर है? तो जब दो स्विचेस सीरीज में आवे तो कौन सा ऑपरेशन है, एंड। अब ऐसे ही देखो, इसी सर्किट को मैं मॉडिफाई करता हूं, यहां एक और स्विच लगा दिया B, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर अगर एक और स्विच B लगा है तो एक चीज सोचो, अगर A ऑन हो जाए या B ऑन हो जाए, दोनों में से कोई भी अगर ऑन हो गया तो सर्किट को क्लोज पाथ मिल गया बल्ब जलाने के लिए, और अगर क्लोज पाथ मिल गया बल्ब जलाने के लिए तो बल्ब क्या हो जाएगा ग्लो। तो मैं ये कहूंगा, आइदर या इफ either A or B is on, bulb glows। दोनों जब पैरेलल में लगे हैं तो किसी एक के ऑन होने से भी करंट बल्ब तक पहुंच सकता है, लेकिन जब दोनों सीरीज में थे तो दोनों के ऑन होने से ही करंट बल्ब तक पहुंचता। इसका मतलब अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो कैसे दिखाओगे, देखो दोनों ऑफ हो गए तो करंट के पास कोई रास्ता नहीं बचा बल्ब तक जाने का, तो आउटपुट क्या आएगा 0। बी ऑन हो गया तो एक रास्ता मिल गया 1, ए ऑन हो गया तब भी एक रास्ता मिल गया 1, और दोनों ऑन हो गए तब भी करंट के पास रास्ता है तो भी 1। कौन सा गेट बन गया ये, और गेट, ठीक है। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन निकली कि अगर दोनों स्विचेस सीरीज में लगते हैं तो दोनों वेरिएबल के बीच में क्या हो जाता है एंड, और दोनों स्विचेस अगर पैरेलल में लगते हैं तो दोनों वेरिएबल के बीच क्या हो जाता है और। तो ये वाला पॉइंट लिखो, इफ मल्टीपल स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ मल्टीपल स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, then and operation is performed, then and operation is performed on the controlling variables, on the controlling variables, but if multiple switches are connected in parallel,
but if multiple switches are connected in parallel, then OR operation is performed. Then OR operation is performed. ठीक है, तो अगर ये बात को दिमाग में रखते हो तो किसी भी स्विचिंग सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है डायरेक्टली. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. देखो एक स्विचिंग सर्किट दे रहा हूं, इसमें ये बताना कि इसका एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने स्विचेस दे दिए और बल्ब दे दिए. सबसे पहली बात, सारे स्विचेस बल्ब के साथ सीरीज में लगे हैं तो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लेना है. ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? बी और सी पैरेलल में, नेटवर्क से अगर जाते हो तो बी और सी पैरेलल में, और उसके बाद क्या है? ए के साथ सीरीज में. तो जब आउटपुट लिखोगे तो बी और सी पैरेलल हुए, यानी इन दोनों पे क्या होगा? और जो दोनों का रिजल्टेंट है वो सीरीज में है ए के साथ, तो ए के साथ हो गया इसका एंड. ठीक है, नहीं तो ऐसे सोच लो कि या तो ए और बी दोनों ऑन हो जाए तब भी करंट बल्ब तक जा सकता है, या ए और सी दोनों ऑन हो जाए तब भी करंट बल्ब तक जा सकता है. जब हिंदी में या की बात आती है तो इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? और ऑपरेशन. यानी दोनों में से किसी एक के होने से काम चल जाएगा. या तो ए और बी साथ में ऑन हो जाए या ए और सी साथ में ऑन हो जाए, तो ए बी और ए सी पे क्या लग गया? और. लेकिन दो का साथ में ऑन होना जरूरी है, या तो ए बी या तो ए सी. अगर दोनों का साथ में ऑन होना जरूरी है तो उन दोनों पे क्या लग रहा है? एंड. तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, ए और बी साथ में ऑन हो या ए और सी साथ में ऑन हो, दोनों ही केसेस में बल्ब लाइट अप हो जाएगा. अच्छा देखो, अब अगर एक चीज बताओ मुझे, मैंने यहां एक और बल्ब लगा दिया, सॉरी स्विच लगा दिया डी. अब डी लगा है शंट में. शंट में लगने से क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. लेकिन ये भी तो देखो इन सबके साथ सीरीज में ही आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट लेके सीरीज में लिख दोगे कुछ इस टाइप. यानी कि इनमें दो का कॉम्बिनेशन तो ऑन होना चाहिए, साथ ही साथ ये डी भी ऑफ होना चाहिए, तभी हमारा बल्ब जल सकता है. अगर डी ऑन हो गया तो बल्ब को शॉर्ट सर्किट कर देगा और करंट शॉर्ट सर्किट से होते हुए निकल जाएगा, वो बल्ब तक जाएगा ही नहीं. तो कोई भी स्विच अगर शंट में दिखाया जाए तो उसमें क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तभी हम लोग इस स्विचिंग सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये चीज क्लियर हुई? स्विचिंग सर्किट के साथ कैसे डील करना है? सीरीज में है तो एंड, पैरेलल में है तो और शंट में लगा है तो इन्वर्टर. ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट के बारे में इतने पॉइंट्स अगर याद रखते हो तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग नेटवर्क को भी हमेशा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. अब देखो स्विचिंग सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर एग्जांपल होता है जिसे बोलते हैं स्टेयरकेस स्विच. अब अगर कभी घर में देखा हो, बहुत जगह ऐसा होता है टू वे स्विच होता है. टू वे स्विच कैसा होता है? जैसे मान लो कमरे के अंदर ट्यूबलाइट का है, तो ट्यूबलाइट के लिए दो स्विचेस दे रखे होंगे, एक तो बेड के पास और एक किसी वॉल पे एक स्विच अलग से दे दिया होगा. तो उसमें क्या होता है? उसमें तुम ट्यूबलाइट को किसी भी एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. बेड वाले से भी ऑन ऑफ हो सकती है और वो किसी वॉल वाले स्विच से भी ऑन ऑफ हो सकती है. लेकिन कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही स्विचेस की स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए. यानी या तो एक ऑन है तो एक ऑफ, और दूसरा ऑन है तो पहले वाला ऑफ. दोनों ऑन हुए या दोनों ऑफ हुए तो बल्ब क्या हो जाएगा? ट्यूब क्या हो जाएगी? ऑफ. दोबारा समझो, टू वे स्विच जो होता है उसमें एक ही डिवाइस को चलाने के लिए दो स्विच दिए जाते हैं, लेकिन डिवाइस तब चलती है जब दोनों में से एक स्विच ऑन होता है और दूसरा स्विच ऑफ होता है. क्या ये ऑपरेशन कहीं पढ़ा हुआ है? बिल्कुल. ये ऑपरेशन का एग्जांपल है एक्सॉर गेट.
जब दोनों इनपुट की कंडीशन डिफरेंट होती है, दोनों इनपुट की स्टेट डिफरेंट होती है, तब तुम्हारा एक्सओर गेट क्या आउटपुट देता है 1। इसीलिए हमने एक्सओर गेट को बोला था इनइक्वालिटी डिटेक्टर। और यही टू वे स्विच का कंसेप्ट है। अगर दोनों इनपुट अनइक्वल हैं या एक ऑन और दूसरा ऑफ है, तब हमारा बल्ब या लाइट क्या हो जाएगी ऑन। ये बात क्लियर हुई। तो एक्सओर गेट को एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेयरकेस स्विच और टू वे स्विच। बात है स्टेयरकेस क्यों आए, चलो टू वे तो समझ आता है। स्टेयरकेस में हमेशा अगर एक अच्छा डिजाइन इंजीनियर है या एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो दो स्विच देता है। दो स्विच कैसे देता है, एक स्टेयर में नीचे वाली स्टेयर पे और एक सबसे ऊपर। ऐसा क्यों, मान लो रात में आपको सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है और लाइट बंद थी, आप आए, आपने नीचे से स्विच ऑन कर लिया, लाइट जल गई, सीढ़ी चढ़ गए। अब वो बल्ब ऑफ कैसे हो, तो अगर मैं ऊपर भी एक स्विच दे दूं उसी बल्ब का, तो आप ऊपर जाकर के बल्ब को क्या कर दोगे ऑफ। इससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी हो गई और सेफ्टी का भी रिस्क नहीं आया। वरना एक चीज सोचो, सीढ़ी उतर रहे हो और उस बल्ब का स्विच नीचे है, अब बल्ब ऑफ है तो ऑन कैसे करोगे उसे, नहीं कर पाओगे, रिस्क आ गया। इसीलिए हमेशा स्टेयरकेस में दो स्विचेस प्रोवाइड होने चाहिए, एक सबसे नीचे और एक सबसे ऊपर, ताकि चढ़ते टाइम नीचे से ऑन करके ऊपर से ऑफ कर दो और उतरते टाइम ऊपर से ऑन करके नीचे आके उसे ऑफ कर दो। इससे सेफ्टी भी मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी। ठीक है, तो स्टेयरकेस स्विच भी क्या है, टू वे स्विच है या क्या है, एक्सओर गेट का एग्जांपल है। अब इसके बाद इसके अंदर एक और जो छोटा सा टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। लॉजिक को हम लोग वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी जब हमने इन्वर्टर की बात की थी या कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर सेट थ्योरी की टर्म्स में बात करें, एक सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल लेने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उसे क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर एक ओवरऑल सेट लिया जाए या ओवरऑल सैंपल स्पेस ली जाए, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को अगर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो बचा हुआ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को देखो वेन डायग्राम में कैसे समझ सकते हो। अगर एक वेरिएबल की बात की जाए, एक वेरिएबल के लिए पहले मैंने देखो पूरा सैंपल स्पेस बना लिया, ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर ये वाला रीजन ये बताता है इस रीजन में ए है, ये कह दो ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है इतना एरिया सैंपल स्पेस का ए के अंदर इंक्लूडेड है। तो सैंपल स्पेस में से अगर ए हटा लिया जाए तो क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाओगे, यानी सैंपल स्पेस में ए के बाहर क्या है, ए बार। तो सर्कल के अंदर ए है, यानी ए 1 होने से ये वाला एरिया सिलेक्ट होता है, और ए अगर 0 है तो बाहर वाला एरिया सिलेक्ट होता है। तो सैंपल स्पेस में से कभी भी ए हटा लेने से क्या बचेगा, ए बार। तो वन वेरिएबल को वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हो, टोटल सेट एस, उसमें ए और ए बार। अब ऐसे देखो दो वेरिएबल में कैसे दिखाते हैं, टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल के लिए दो सर्कल बनाए जाते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी। अब देखो मैंने क्या बताया, सर्कल के अंदर वेरिएबल होता है हाई। तो ये जो दोनों का कॉमन रीजन है जहां दोनों आ रहे हैं, ये वाला रीजन देखो जहां दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों हाई है। दोनों हाई है तो इस रीजन को नाम दिया जाता है या इसको लिखा जाता है ए बी। यानी ये वाली टर्म सिलेक्ट कब होगी, जब ए 1 है और बी भी 1 है। देखो दोनों 1 है तो 1 1 का एंड क्या आएगा, 1। तो ये रीजन सिलेक्ट कब होता है, जब दोनों ही वेरिएबल 1 होते हैं। अब दूसरा रीजन समझो, ये वाला जो रीजन है। अब ये देखो ये ए से तो बाहर है, ए से बाहर क्या लिखते हो, ए बार, लेकिन बी के अंदर है।
तो b के अंदर को लिखोगे b और a के बाहर a, तो a बार b। इसका मतलब a को 0 होना जरूरी है। a 0 हुआ तो a के बाहर का रीजन सिलेक्ट हो गया, a 0 हुआ तो क्या होगा, 0 का बाहर 1 इंटू b, b। इसका मतलब b का वो रीजन जो a से बाहर है, बिल्कुल सही बात है। b का वो हिस्सा जो a के बाहर लाई करता है, b का वो हिस्सा जो a के अंदर लाई करता है वो तो ये रहा ab। b का वो हिस्सा जो a के अंदर लाई करे यानी कॉमन हिस्सा, तो वो क्या है ab। a बार b का मतलब है रीजन ऑफ b लाइंग आउटसाइड a। सेम लॉजिक से जरा ये बताना, ये कौन सा हिस्सा है, ये a का वो हिस्सा है जो b के बाहर है, यानी a b बार, a के अंदर b के बाहर, बाहर माने कॉम्प्लीमेंट, अंदर माने नेचुरल वेरिएबल, तो b के बाहर a के अंदर। अब बचा जो व्हाइट एरिया है, ये तो दोनों के बाहर है, दोनों के बाहर है तो a बार b बार, दोनों का बाहर ले लिया, इसका मतलब दोनों से एक्सटीरियर रीजन की बात कर रहे हो, तो दो वेरिएबल में 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन, ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है दो वेरिएबल में। अब ऐसे सोचो, अगर 3 वेरिएबल पे आता हूं, 3 वेरिएबल में बताते चलना जरा, मैं अलग अलग रीजन इसके अंदर पूछूंगा, मुझे हर एक रीजन के करस्पॉन्डिंग टर्म चाहिए कि क्या बोलोगे उसे। ये पॉसिबिलिटी है ना, ए बी सी। अब इसमें मुझे रीजन बताते चलना जो शेड करता जाऊं। सबसे पहले ये वाला रीजन बताओ, ये तीनों में कॉमन है, यानी तीनों के अंदर है तो ए बी सी, ठीक है। अब ये वाला रीजन देखो जिसको मैंने ब्लू से शेड किया है, ये ए और बी में तो कॉमन है लेकिन सी के बाहर है, ए और बी में कॉमन है तो ए बी, लेकिन सी के बाहर है तो सी बार। ऐसे बी वाला देखो, ये ए और सी में कॉमन है लेकिन बी के बाहर है तो ए बी बार सी। ये वाला हिस्सा, ये बी और सी में कॉमन है लेकिन ए के बाहर है तो ए बार बी सी। ये क्लियर हुआ। अब ये वाला हिस्सा देखो, ये ए का वो हिस्सा है जो बी और सी दोनों के बाहर है, ए बी बार सी बार। ये लाल शेडेड हिस्सा क्या है, बी का वो हिस्सा जो ए और सी के बाहर है तो ए बार बी सी बार। और ये वाला देखो, सी का वो हिस्सा जो ए और बी दोनों से बाहर है तो ए बार बी बार सी। और जो इन तीनों सर्कल के बाहर है, तीनों सर्कल के जो बाहर है उसको क्या लिखोगे, ए बार बी बार सी। तो 8 टर्म बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 वेरिएबल में कितनी टर्म्स बन सकती है, मैक्सिमम बन सकती है हमारे पास 8 टर्म। क्लियर है। तो इसका मतलब है वेन डायग्राम के अंदर हर एक हिस्सा किसी एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मदद से मैं लॉजिक एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं। अब देखो कैसे इस पे क्वेश्चन बना सकता हूं, जैसे यहीं पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कि मैं कैसे फ्रेम करता। जैसे मान लो 3 वेरिएबल में क्वेश्चन आया, ए बी सी। अब मैं इसमें ना कुछ हिस्सा शेड करके दे देता हूं। अब देखो इस हिस्से को, इसके अंदर देखो सबसे पहले ये छोटे वाला हिस्सा आ रहा है, ये छोटे वाला हिस्सा क्या है, ए और बी का कॉमन हिस्सा जो सी के बाहर है,
ए का ये हिस्सा है जो बी और सी के अंदर ना हो, ए बी बार सी बार, और ये बीसी का कॉमन हिस्सा आ रहा है जो ए में नहीं है, ए बार बी सी। तो ओवरऑल अगर लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है तो तीनों का सम कर दो, यानी एसओपी लिख दो, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी सी बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया जो कि हमारे पास स्टेटेड रीजन था। तो वेन डायग्राम पे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि वेन डायग्राम बना करके तुम्हें रीजन शेड करके दे देगा, तो ये ध्यान रखना अगर कोई भी सर्कल से एक्सटीरियर रीजन लेते हो तो कॉम्प्लीमेंट लगाना है, और सर्कल के अंदर वाला रीजन लेते हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना। कुछ भी रट के जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना जो आठों पॉसिबिलिटीज बनाई है उनको तुम याद कर लो कि इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है, नहीं। अगर सर्कल के अंदर वाला हिस्सा है डायरेक्ट वेरिएबल आएगा, सर्कल के बाहर वाला हिस्सा है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ऐसे वेन डायग्राम पे भी हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर के अंदर यही सब टॉपिक्स आते हैं, लॉजिक गेट्स के अंदर यही सब चीजें आती हैं, बट जो चीज मैंने शुरू में बताया था इस लेक्चर के कि हम लोग को कुछ चीजें और देखनी है कि प्रोपगेशन डिले जब लॉजिक गेट्स मल्टीपल जुड़ते हैं। देखो इन्वर्टर के अंदर हमने देख लिया था प्रोपगेशन डिले का कंसेप्ट, अब मैं बात कर रहा हूं अगर मल्टीपल गेट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो प्रोपगेशन डिले से कैसे डील करोगे, वो चीज समझनी है। ठीक है, तो मैंने प्रोपगेशन डिले के लिए तुम्हें एक ही चीज समझाई थी शुरू में कि अगर प्रोपगेशन डिले आ जाए कभी भी डायरेक्ट आउटपुट नहीं निकालना है, बल्कि क्या करना है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर गेट का आउटपुट 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे और तभी उस आउटपुट का यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कभी मत निकालना। तो हम प्रोपगेशन डिले की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखना है प्रोपगेशन डिले पे। देखो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक लॉजिक सर्किट गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हो गया y, ये है a। मैंने इस गेट का डिले दे दिया इन्वर्टर का 10 नैनोसेकंड और एंड गेट का दे दिया 20 नैनोसेकंड। अब मैंने a की वेवफॉर्म भी बता दी तुम्हें कि ये a है जो कि मैंने t इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया, t इक्वल टू 0 पे इसे क्या कर दिया 1। अब जरा एक चीज देखो, नीचे वाला गेट क्या है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, अगर इधर a है इधर आएगा a बार, a और a बार का एंड क्या होना चाहिए 0। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर कि दो इस गेट का आउटपुट या इस सर्किट का आउटपुट क्या आना चाहिए 0, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, ड्यू टू दिस प्रोपगेशन डिले। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली मत सॉल्व कर देना कि a और a बार का एंड हो रहा है तो आउटपुट आएगा 0। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे यहां पर ये है कि मुझे इस y की वेवफॉर्म चाहिए। अब देखो कैसे करोगे, इस सिग्नल को डिफाइन कर लो b। b क्या है, a का इन्वर्टेड वर्जन है, लेकिन a का इन्वर्टेड वर्जन में डिले कितना आएगा 10 नैनोसेकंड का डिले आएगा। तो ये वाला जो टाइम है ये मैं 10 नैनोसेकंड मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो जब a 0 है तो b क्या होगा 1 होगा, b आ गया भाई 1। a 1 जाने से b जाना चाहिए था 0, लेकिन b इमीडिएट 0 ना जाके कितनी देर के बाद जाएगा 10 नैनोसेकंड के बाद, 10 नैनोसेकंड के बाद b चला गया 0। ये हो गया b। अब y क्या है, एक्चुअल में a और b का एंड है, 0 और 1 का एंड क्या होता है 0, ये है y। अब देखो a चला गया 1 और b भी क्या है 1, 1 1 का एंड क्या आता है 1 आता है, तो 1 आना चाहिए, लेकिन कितना लैग आ जाएगा 20 नैनोसेकंड। तो मैं यहां पे दिखा देता हूं 20 नैनोसेकंड। तो देखो 0 के जस्ट बाद दोनों इनपुट 1 1 है, बट आउटपुट 1 एकदम से नहीं जा सकता, आउटपुट 1 कब जाएगा 20 के बाद। तो 20 तक ये 0 चलेगा, 20 पे आ गया 1। अब देखो 10 के जस्ट बाद, 10 के जस्ट बाद देखो a 1 है और b
0 है। 1 और 0 का एंड क्या आता है? 1 और 0 का एंड आता है 0। तो 1 और 0 का एंड 0 आएगा कहां पे? 10 पे। लेकिन ये गेट कितना डिले देगा? 20। तो 10 पे आउटपुट ना आकर के कहां आएगा? 20 डिले होके आएगा। तो 10 प्लस 20 माने 30। तो 10 पे आना चाहिए था 0, लेकिन 20 का डिले आ गया तो 0 कहां आएगा? 30। तो देखो आउटपुट कॉन्स्टेंटली 0 रहना चाहिए था, लेकिन आउटपुट 1 आ गया। 1 कितनी देर के लिए आया? 10 नैनो सेकंड के लिए। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लिच, कि ड्यू टू प्रोपगेशन डिले आउटपुट में ग्लिच आ गया। जो आउटपुट कॉन्स्टेंटली 0 रहना चाहिए था वो बीच में क्या हो गया? 1। तो इस तरह से प्रोपगेशन डिले को हैंडल किया जाता है कि 1 बाय 1 हर एक सिग्नल की वैल्यू निकालोगे। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि a डॉट a बार हो गया 0। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट मुझे गिवन है। अब इसके अंदर पहले गेट का डिले है अगेन 10 नैनो सेकेंड और दूसरे गेट का डिले है 20 नैनो सेकेंड। अब मैंने जैसा बताया बीच के सिग्नल्स को भी कुछ डिफाइन कर लो। देखो ए तो यहां डायरेक्टली आ रहा है, इसके आउटपुट को मैंने बोल दिया बी। अब ए की वैसी वेवफॉर्म मान लो जैसी पहले दे रखी है कि ए को सडनली हाई कर दिया गया है कितने टाइम पे? t इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को y की वेवफॉर्म जाननी। देखो यहां पे a है, यहां पे भी a है, इन दोनों में तो कोई डिले नहीं आ रहा। a और a का नॉर क्या देगा? नॉर देगा a प्लस a का बार। a प्लस a भी a होता है, a बार। यानी जो b है वो क्या है? a बार है। लेकिन a बार तुरंत नहीं मिल रहा है, नॉर गेट कितना टाइम ले जा रहा है? 10 नैनो सेकेंड। तो जब b बनाओगे तो a का बार बनाना है। तो जब a 0 था तो b क्या होगा? 1। लेकिन a के 1 जाते ही b 0 नहीं जाएगा, बल्कि कितनी देर के बाद जाएगा? बताओ भाई, कितनी देर बाद जाएगा? 10 नैनो सेकेंड के बाद। तो b चला गया 0 10 नैनो सेकेंड के बाद। ठीक है, अब y क्या कर रहा है? y a और b का एक्सओर कर रहा है। तो देखो 0 है 1 है, एक्सओर क्या आएगा? 1। तो यहां तक तो हमेशा ड्रॉ कर लिया करो, 0 तक डायरेक्टली बना लिया करो। अब ये 1 चला गया, ये भी 1 है, तो 1 1 का एक्सओर क्या आना चाहिए? 0। सेम पे एक्सओर हमेशा 0 देता है, तो 1 और 1 का एक्सओर 0 आना चाहिए। लेकिन तुरंत 0 नहीं आएगा, बल्कि कितनी देर बाद आएगा? 20। तो 1 1 कहां मिला है? ऐसा समझ लो 0 के जस्ट बाद। तो 0 के जस्ट बाद क्या आ गया? 1 1। तो इसका आउटपुट कब मिलेगा? 0 के जस्ट बाद प्लस 20। 0 प्लस 20 कितना होगा? 20। तो इसका आउटपुट तुम्हें देखने इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बल्कि कहां मिलेगा? 20 बार। तो 1 1 का आउटपुट आ गया 0। अब देखो 10 पे आके क्या हो गया? फिर से 1 0 हो गया। लेकिन 10 पे जो इनपुट मिला है उसका आउटपुट कहां मिलेगा? 10 प्लस 20 यानी 30 पे। तो ये हुआ t इक्वल टू 30 और ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन क्या आ गया? आउटपुट में एक ग्लिच आ गया। इसको देखो ऐसे समझो, यहाँ a बार है और एक ये a है। a और a बार हमेशा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। a और a बार अगर हमेशा अपोजिट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो एक्सओर गेट को हमेशा क्या देना चाहिए था? 1। ठीक है, एक्सओर गेट डिफरेंट इनपुट्स में हमेशा 1 देता है, लेकिन 1 में बीच में 10 नैनो सेकंड के लिए क्या चला गया? 0। क्यों गया? ड्यू टू डिले ऑफर्ड बाय द गेट। तो इसी को क्या बोला जाता है? ग्लिच, जहां आउटपुट एक्सपेक्टेशन के अलावा डेविएट कर जाए फॉर जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। और ऐसा क्यों होता है?
इट इज ओनली ड्यू टू प्रोपगेशन डिले ऑफर्ड बाय द लॉजिक गेट। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वाला सर्किट ट्राई करते हैं। ए बी सी और ये वाई। अब इसके अंदर हमें बोला गया है कि डिले हर एक गेट का तुम्हें मान के चलना है 20 नैनो सेकेंड। गेट कोई भी हो, प्रोपगेशन डिले कितना मान के चल रहे हैं 20 नैनो सेकेंड। और ए और बी की वेवफॉर्म मुझे बताई गई है। ए मेरा कुछ ऐसा है जैसा अभी तक मानते आए हो कि t इक्वल टू 0 पे उसे क्या कर दिया गया है 1, और बी जस्ट इससे उल्टा है। ठीक है, ये बी है। और ये वाला टाइम जो है ये टाइम है अपना t इक्वल टू 0। आगे चले तो एक क्वेश्चन है, तो जिस किसी को अटेम्प्ट करना है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो y की वेवफॉर्म बनाने का, और जो लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो आगे कंटिन्यू करें। अब देखो इस सिग्नल को मैं मान लेता हूं d क्या है, b का बार है। लेकिन ये हर एक गेट जब 20 नैनो सेकंड का डिले देता है तो b का बार तो मिलेगा, लेकिन कितनी देर बाद मिलेगा 20 के बाद। तो जहां b 1 है वहां d 0 है। अब b तो 0 चला गया, कहां पे चला गया 0 पे, लेकिन ये गेट टाइम खा जाएगा 20। तो 0 पे जो सिग्नल मिलना चाहिए था वो कितनी देर बाद मिलेगा, वो मिलेगा 20 के बाद। तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये 20 नैनो सेकंड की है। तो जो आउटपुट मुझे 0 पे मिल जाना चाहिए था वो कहां मिलेगा 20 नैनो सेकंड। ये बन गया डी का वेवफॉर्म। अब अगला गेट देखो जो एंड गेट है, इसके आउटपुट को मान लो ई। एंड गेट क्या कर रहा है, ए और डी का एंड कर रहा है, ए और डी का। अब देखो 0 और 0 का एंड क्या होगा 0 होगा। 1 और 0 का एंड क्या होगा 0। लेकिन ये तुरंत ना मिलके, जो 0 वाला पॉइंट है वो तुरंत ना मिलके कहां मिलेगा 20। तो 20 तक तो ये ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो अब देखो जो 0 पे सिग्नल आया, 0 के जस्ट बाद ये 1 है ये 0 है, 1 और 0 का एंड क्या आएगा 0। बट जो 0 के बाद का सिग्नल था उसका आउटपुट कितनी देर बाद मिलेगा 20 के बाद। तो 20 के बाद क्या आ जाएगा 0, 20 के बाद भी आ गया 0। लेकिन अब देखो 20 पे आकर के, 20 पे क्या है ये भी 1 है और ये भी 1 है, 20 नैनो सेकंड पे दोनों हो गए 1, तो दोनों का एंड क्या आएगा 1। लेकिन जब 20 नैनो सेकंड पे दोनों 1 हुए हैं, आउटपुट तुरंत नहीं मिल सकता। आउटपुट कहां मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 40 पे। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली 40 नैनो सेकंड की, 20 पे आके दोनों 1 1 हो गए तो आउटपुट 1 जाएगा बट 40 पे। तो ये वेवफॉर्म किसकी बन गई भाई ई की। अब इसके बाद हमें कौन सी वेवफॉर्म और गिवन होनी चाहिए, सी की वेवफॉर्म और गिवन होनी चाहिए। तो सी मैं दे देता हूं यहां पर, सी मान लो ए जैसा गिवन है, ये डेटा मिसिंग था, सी भी गिवन है इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो लास्ट गेट है उसका आउटपुट है वाई। वाई क्या कर रहा है ई और सी का एक्सओर, 0 0 का एक्सओर 0, 0 और 1 का एक्सओर क्या आएगा 1। लेकिन 0 वाला आउटपुट कहां मिलेगा 20 पे, तो 1 आ गया 20 पे। अब 20 पे इनपुट देख लो, 20 पे क्या है 0 1, 20 पे 0 1 है तो उसका आउटपुट कहां मिलेगा 40 पे, ये मिल गया। 40 पे देखो 1 1, 40 पे 1 1 है तो 1 1 का एक्सओर क्या होगा 0। लेकिन 40 पे जो इनपुट है उसका आउटपुट कहां मिलेगा 60 पे, तो 60 पे 0 चला जाएगा। तो आउटपुट के अंदर एक तरह से एक पल्स आ रही है और कितनी ड्यूरेशन की
आ रही है 20 से लेके 60 यानी 40 नैनोसेकंड की पल्स बनती है। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। देखो इसी को करने का एक बेटर मेथड क्या हो सकता था, ये चीज मैं बताता हूं। इसी को जो है ना बिना ग्राफ के टेबल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। टेबल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, मान लो यही क्वेश्चन था, टाइम की लिस्टिंग कर लो ए बी सी। अब ये तो 3 इनपुट हो गए, तुमने कौन कौन से सिग्नल डिफाइन किए, डी ई वाई। ठीक है, अब टाइम देखो, पहले 0 से पहले की बात कर लो। 0 से पहले ए कितना है 0, बी कितना है 1 और सी भी कितना है 0। अब जो डी है वो बी बार के बराबर है, बी बार कितना होगा 0। 0 से पहले की बात कर रहा हूं, अभी कोई चेंज कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, ई क्या है, ई है ए और डी का एंड, ई है ए डी, ए और डी दोनों 0 0 तो एंड भी आया 0। वाई क्या है, सी और ई का एक्सओर, 0 0 का एक्सओर 0। तो एक इनिशियल कंडीशन मैंने बना ली सभी वेवफॉर्म की। मैंने कैसे बनाया, 0 से पहले सिग्नल का लेवल देखा और यहां डिले कंसीडर मत करना, डिले 0 के बाद कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत की जो मेरे पास वैल्यूज थे उनसे मैंने सभी सिग्नल की वैल्यू डिराइव कर ली। अब देखो आगे क्या करोगे, अब आ जाओ 0 प्लस पे। 0 प्लस पे क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 0 और सी की वैल्यू भी हो गई 1। अब डी की बात करो, डी क्या है, बी बार है, तो डी बी बार तो है लेकिन इसका आउटपुट कहां मिलता है 20 नैनोसेकंड पे। तो डी मिलेगा बी बार 20 नैनोसेकंड पे, तो बी बार आएगा 1, तो ये आ गया 1। अब ई है एडी, अब देखो डी चेंज कहां हो रहा है 20 नैनोसेकंड पे, तो पहले क्या रहा होगा 0। अब एडी कर लो, ए इंटू डी, ए इंटू डी है 0, तो 0 आएगा लेकिन कहां आएगा 20 नैनोसेकंड पे। ठीक है, और y क्या है, ई और सी का एक्सओर, ई और सी का एक्सओर, 0 और 1 का एक्सओर क्या है 1, लेकिन 1 कितने नैनोसेकंड पे मिलेगा 20 पे। ठीक है, तो देखो डी ई और y जो सिग्नल डिराइव्ड हैं उनकी 0 प्लस पे वैल्यू नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती, क्योंकि हर एक गेट में डिले है, कितना डिले है 20 नैनोसेकंड का, तो तुरंत इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। इनकी वैल्यू कहां बदलेगी 20 नैनोसेकंड पे जा करके। ये बात समझ आई, अब आगे समझो। तो जो b की वैल्यू 0 प्लस पे थी वो d में पहुंची कहां पे 20 नैनोसेकंड पे। ऐसे ही e को चाहिए था ad, उसने 0 पे देखा a और d और उसका आउटपुट कहां मिला 20 पे। ऐसे ही y को चाहिए था c और e का एक्सओर, तो c और e की 0 प्लस वाली वैल्यूज देख ली c और e, और उसका आउटपुट कहां मिला 20 पे, क्योंकि सभी गेट्स पे डिले कितना है 20। अब अगला टाइम ले लो 40। अब देखो ये वैल्यूज तो a और b c तो स्टैटिक हो गए ना, अब 20 पे जो वैल्यू है उसका आउटपुट कहां देखने मिलेगा 40 पे। तो 20 पे अगर 0 है तो b बार 40 पे कितना होगा 1। फिर ad, a और d देखो a 1 है और d भी 1 है, इसका आउटपुट कहां मिलेगा 40 पे। अब c और e का एक्सओर, c 1 है और e 0 है, तो 1 और 0 का एक्सओर 1 आएगा। ये तो अभी भी सेम रहेंगे। अब अगला टाइम लो 60 नैनोसेकंड। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हर एक का डिले 20 है तो 20-20 के गैप पे ले रहा हूं। अब जब 40 पे 0 है तो इसका आउटपुट कहां मिलेगा 60 पे। अब E है AD, A और D दोनों 1 1 है, 1 1 का एंड क्या आएगा 1, और कहां आएगा 60 पे। A और D देखो दोनों 1 1 है, इसका आउटपुट 20 नैनोसेकंड बाद मिल रहा है 60 पे। अब C और E देखो, C 1 है और E भी 1 है, C और E दोनों 1 है तो एक्सओर क्या आएगा 0। 40 पे दोनों 1 1 है तो आउटपुट कहां मिलेगा 60 पे। इसके बाद आगे भी निकालोगे तो सेम ही आउटपुट आएगा। इसमें देखो y की वैल्यू 1 रही है, कहां से कहां तक
0 से लेने के बाद, सॉरी 20 से लेने के बाद 60 तक, 20 से 60 तक बन रही है, जो कि वाला टाइम क्या है 20, और ये वापस 0 कितने पे गई है 60 पे, तो 20 से 60 तक वैल्यू 1 रहेगी, यही आ रहा था। तो यही चीज वेवफॉर्म से भी हो सकती है और यही चीज टेबल से भी हो सकती है। दोबारा एक बार समझते हैं टेबल के बारे में मैंने क्या बोला। सबसे पहले 0 माइनस यानी स्टार्टिंग वैल्यूज को नोट कर लो टेबल में, और उन्हीं के हिसाब से डिराइव्ड सिग्नल लिख लो, DEY डिराइव्ड सिग्नल लिखिए। कोई प्रोपगेशन डिले मत कंसीडर करो 0 से पहले। अब जस्ट ये देखो 0 के बाद क्या वैल्यूज हो गई, 0 के बाद 3 इनपुट हो गए 1 0 1, A B और C तीनों इनपुट थे, ठीक है, तो 1 0 और 1 आ गए। लेकिन जो डिराइव्ड सिग्नल है जिनको तुमने माना है वो तुरंत नहीं बदल सकते, तो उनकी वैल्यूज पहले वाली ही रह गई 0 0 0। अब 0 प्लस का जो वैल्यू कंसीडर कर रहे हो उसमें डिले ऐड करके आउटपुट निकाल लो। पहले गेट, तीनों गेट का डिले क्या है 20 20 है, तो जब 0 वाला इनपुट देख रहे हो तो आउटपुट कहां मिलेगा 20 पे, फिर 20 वाला इनपुट देखोगे कहां मिलेगा 40 पे, फिर 40 वाले इनपुट से कहां डिराइव होगा 60 पे। तो हमेशा एक स्टेप आगे आउटपुट लिखोगे पिछले स्टेप के इनपुट को देख करके। अगर अलग अलग डिले रहता है तो यहाँ 5-5 के गैप पे बना लेते, ठीक है, 5-5 के गैप पे टाइम बना लेते, उससे भी आंसर निकाल सकते हो। और अगर वेवफॉर्म से जाना चाहते हो तो वेवफॉर्म से भी जा सकते हो, बट ये जरूर ध्यान रखना कि हर सिग्नल जो इंटरमीडिएट अलाई कर रहा है, हर एक सिग्नल की वैल्यू डिराइव की जाती है, तभी प्रोपगेशन डिले पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इस पे एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हो। जैसे चलो ये वाला देखते हैं एक बार ट्राई करके। इसमें हमें सर्किट देखो कुछ ऐसे गिवन है कि एक ये एंड गेट है, एंड गेट के आगे ये एक एक्सऑर गेट लगा है, ये आउटपुट है y। नीचे एक मेरे पास और गेट है जिसके आउटपुट को मैं इसके अंदर फीड कर रहा हूं एक्सऑर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास A है, एक इनपुट A है, और यहां मैंने 1 और 0 लगाया है, तो यानी इसके अंदर इनपुट एक ही है। अब डिले कैसे कैसे दे रखे हैं 100 60 और 100, ठीक है। अब A की वेवफॉर्म कुछ ऐसे दिखाई गई है, यानी t इक्वल टू 0 पे A की वैल्यू क्या चली गई 0 चली गई 1 से। अब देखो 1 और A का जो एंड है वो क्या आएगा A आएगा, 1 और 0 का और भी क्या आएगा A आएगा। लेकिन पहले वाला गेट कितना डिले दे देगा, पहले वाला गेट डिले दे देगा 100 का, तो इस सिग्नल को B मान लो जो कि A के बराबर है, इसको C मान लो जो कि A के बराबर है, बट B में कितना डिले है 100 का और C में कितना डिले है 60। तो पहले देखो B बना लेते हैं, तो जब A 1 था तो B भी क्या रहा होगा 1, लेकिन A के 0 जाते ही तुरंत B 0 नहीं जाएगा, B 0 कितने टाइम बाद जाएगा 100 नैनोसेकंड बाद। तो मान लो मैंने 100 नैनोसेकंड ड्रॉ कर लिया, तो B 0 तो जाएगा लेकिन 100 नैनोसेकंड के बाद। अब C बना लो, A 1 था तो C भी 1 था, लेकिन A 0 जाते ही तुरंत C 0 नहीं जाएगा, कितने टाइम बाद जाएगा 60। तो बीच में कहीं 60 दिखा देता हूं, तो C 0 जाएगा 60 नैनोसेकंड के बाद। ये हुआ। अब आउटपुट पे आ जाओ Y पे। अब C और B का एक्सऑर लेना है, तो देखो 1 1 का एक्सऑर क्या होगा 0, 1 1 का एक्सऑर 0, फिर 1 1 का एक्सऑर क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो 0 ही चला। लेकिन 0 वाला आउटपुट कहां मिलेगा, देखो 0 पे जो सिग्नल है, 0 पे सिग्नल क्या है 1 1,
1 1 का आउटपुट क्या आएगा 0, 0 आएगा, लेकिन कहां पे 100 पे। तो ऐसे ही चलता गया। अब 60 पे देखो, 60 के बाद हो गया 1 और 0, 60 के बाद 1 और 0 हो रहा है, 1 और 0 का XOR क्या होता है 1, लेकिन जो इनपुट 60 पे मिला है उसका आउटपुट कहां मिलेगा 60 प्लस 100 यानी 160। तो 160 नैनोसेकंड का एक आगे टाइम लो 160। तो देखो ये है 1 और ये है 0, 1 और 0 का XOR आएगा 1, लेकिन कहां आएगा 60 प्लस 100 160 पे। अब 100 पे आ जाओ, 100 पे हो गया 0 0, 0 0 का XOR क्या होता है 0, लेकिन जो इनपुट 100 पे अप्लाई हुआ है उसका आउटपुट कहां मिलेगा 100 प्लस 100 यानी 200। तो 200 पे वापस 0 चला है। तो ये आउटपुट आ गया। आउटपुट के अंदर हमारा एक छोटा सा ग्लिच आ रहा है 40 नैनोसेकंड का 160 से लेके 200 तक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं प्रोपगेशन डिले पे। इसमें जैसे मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता था, फाइंड द ड्यूरेशन फॉर व्हिच आउटपुट y रिमेन्स हाई, ठीक है। तो आंसर होता 40 नैनोसेकंड, 40 नैनोसेकंड के लिए आउटपुट हाई जाएगा, बट उसका एनालिसिस तुम्हें 1 बाय 1 ईच सिग्नल के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिक गेट के अंदर प्रोपगेशन डिले काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, जिसपे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं गेट एग्जाम के अंदर फ्रेम कर सकता हूं, ठीक है। तो लॉजिक गेट के अंदर इससे ज्यादा हमारा कुछ कवर नहीं होता है, हमने सारे कांसेप्ट कवर कर लिए हैं वेन डायग्राम, स्विचिंग सर्किट, प्रोपगेशन डिले को इंक्लूड करके, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स हमारा यहाँ खत्म होता है। तो इस पे बेस सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और कोशिश करना जिन क्वेश्चन में प्रोपगेशन डिले नहीं भी गिवन है उसमें प्रोपगेशन डिले एक बार के लिए एज्यूम करो और ट्राई करो इस तरह से वेवफॉर्म ड्रॉ करने का, ठीक है। अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप का बन सकता है इस चैप्टर में से। थैंक यू।